मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों 21 फरवरी 2023 को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में, और अध्याय 1 से हमने जो है इसको जो है गेस, एक तरह से समझिए कि गेस किया है कि यहाँ से जो है मात्र मतलब इसमें से जो है अगर आप सब तैयार कर लेते हैं जो टॉपिक है, जैसे कि यूक्लिड प्रमेय का, इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पूछता है, मतलब सिद्ध करना रहता है कि एक अपरिमेय संख्या है। और चौथे नंबर पर आपको जो है पूछ सकता है कि परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। बस ये पहला जो है अध्याय से आपको बस इतना जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये 5 नंबर में पूछेगा। मैंने इस अध्याय से आपको 5 अंक मिलने हैं, ठीक है। 5 अंक के जो है सवाल आपको अध्याय 1 से जो है पूछेगा। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 5 अंक पक्का है, ठीक है। तो 5 अंक अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो जो है बने रहिए, डेली बाय डेली मैथ का आपको वीडियो मिलेगा। और कितने लोग चाहते हैं कि जो है हम मैथ बोर्ड पे पढ़ाएं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बोर्ड पे भी आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है कि a बराबर होता है BQ + R, जहाँ R के बारे में कहा गया है कि R जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, और B से जो है छोटा हो सकता है। B का मतलब जिससे भाग देते हैं। देखिए, कहने का मतलब समझ लीजिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं, वह संख्या मान लीजिए आपका जो है 43 है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या होता है, भाज्य होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक। इसको कहते हैं क्या, भाजक। इसको भाजक कहेंगे, ठीक है। इसको जो है क्या कहेंगे, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। और इसके बाद से जो आएगा वो जो है भागफल होगा। भागफल, ये भागफल होगा। और इसके बाद से जो आता है नीचे यहाँ पे, इस शेष फल होता है, शेष फल होता है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि विभाज्य या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे 3 से हम इसमें भाग देंगे तो 3 एकनम 3 एक आएगा, 3 उतारेंगे, 3 चौका 12, एक आ गया। यही आपका शेष फल होगा, यही क्या होगा, शेष फल। अब भागफल क्या होगा, तो 14। भागफल क्या होगा, 14, ठीक है। तो ये जो है हमको कहा गया है कि भाज्य बराबर, सॉरी, ये आपका भाज्य संख्या होगा, ये आपका जो है भाज्य होगा, ये आपका भाज्य संख्या होगा, ये आपका भाज्य संख्या होगा। और ये आपका जो है कौन सी होगा, ये आपका जो है भाजक होगा, यह आपका भाजक होगा, यह आपका क्या होगा, भाजक, ठीक है। क्योंकि भाज्य बड़ा रहेगा तो भाज्य बराबर भाज्य ये आपका होगा, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, भाज्य बड़ा होगा। भाजक जिससे मैंने भाग देंगे वो भाजक होगा, और जो भागफल आएगा वो आपका जो है मैंने भाग देने पर जो आएगा भागफल होगा। और ये क्या होगा, शेषफल होगा, ये क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया, ठीक है। अब आप लोग जो है इस बात को समझिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य का मतलब देखिए आपका 43 है, तो 43 बराबर क्या होगा, भाजक। तो भाजक आपका 3 है, तो ये 3 और गुणा भागफल, भागफल आपका जो है 14 है, तो 14 और धन में शेषफल, तो शेषफल कितना है, 1, ठीक है। तो अब इसको गुणा करने पर इसी के बराबर आना चाहिए, मैंने इसको सॉल्व करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 14 तियाँ 42 और धन में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 43। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहने का मतलब है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही बात कहता है
कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। इसको जो है जोड़ने पर मान कंप्लीट करने पर ये भाज्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है इक्विलिब्रियम, और इसी पे जो है हम लोग इससे एचसीएफ भी निकालते हैं। इक्विलिब्रियम प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ भी निकालते हैं। तो एक दो सवाल आपको एचसीएफ पे बताएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका दूसरा पॉइंट है अंगगणित का आधारभूत प्रमेय। अंगगणित का आधारभूत प्रमेय, तो ये अंगगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तो वह संख्या जो है क्या होती है, भाज्य होती है। और उनके जो है गुणनखंड में संख्या 2 से अधिक, मतलब उनके गुणनखंडों में संख्या जो है 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे गुणनखंडों, जैसे किसी संख्या का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो उसमें गुणनखंडों की संख्या कम से कम 2 से अधिक आए, माने 3 4 5 आए, तब जाके वह जो है संख्या क्या होगा, भाज्य होगा। अगर केवल 2 संख्या प्राप्त होता है गुणनखंड में तो वह भाज्य नहीं भी हो सकता है, वह भाज्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, 2 गो आएगा तो भाज्य नहीं होगा, लेकिन 2 से अधिक आएगा तब जाके वो संख्या जो है क्या होगा, भाज्य होगा। माने कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 25 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5, तो इसकी जो उसके इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है। तो यह संख्या क्लियर है कि जो है 5 से कट जाएगा, माने किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगा। नहीं, ये किसी न किसी संख्या से जरूर कट जाएगा। चाहे मान लीजिए 25 से कट जाएगा, स्वयं उसी संख्या से कट रहा है तो नहीं भाज्य मानेंगे ना, किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। तो ये 25 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, 5 5 25, 5 5 25, तो अन्य संख्या से कटना चाहिए। 25 है, तो ये 25 है, तो ये 25 जो है भाज्य संख्या है 5 से, माने 25 है तो 25 किसी अन्य संख्या से कट जाना चाहिए, यानी कि 5 से कट जा रहा है, 5 5 25। ठीक है, तो किसी अन्य संख्या से कट जा रहा है, तो इसके गुणनखंडों में जो है कम से कम 3 गो अंक है तभी ना। अगर जैसे कि 5 रहता तो 5 में जो है गुणनखंड कौ गो प्राप्त होता, 2 गो। तो अब 2 से अगर इसको जो हम लोग 5 से विभाजित करें तो यह संख्या जो है किसी अन्य संख्या, माने भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से कट जाए। ठीक है, तो जो है कोई अन्य संख्या से जो है ये कट रहा नहीं, स्वयं से कट रहा है, तो ये भाज्य नहीं होगा, ये जो है भाज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि 12 है, तो 12 जो है किससे कट जा रहा है, 12 को छोड़ के ये 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, चाहे 3 से कटेगा, तो इसलिए भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या। माने इसके गुणनखंडों में 2 से अधिक जो गुणनखंड प्राप्त होंगे। जैसे देखिए 1 गुणे 2 दूना 4 तिया 12, माने 2 गो से अधिक जो है इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए यह जो है क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये जो है अंगगणित आधारभूत प्रमेय कहता है। ठीक है, यही कहता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है ये वाला सवाल 100% जो है 100% जो है पूछा जाएगा। ये वाला सवाल 100% इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आ रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 इसमें से कोई एगो संख्या दे देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग 2 ही लेके जो है इसको सिद्ध करते हैं, नहीं तो 2 और नहीं तो 3 और नहीं तो 5, यही जो है कोई संख्या इसमें से उठा के दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि क्या, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, कीजिए इधर से रहेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक जो है क्या है, अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जो है आपको टॉप करना है तो जितना सवाल हम बता रहे हैं उसको सीखते जाइए, हैंड टू हैंड सीखते जाइए, तो 100% आप लोग मैथ में 95 से ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, जितना बताएंगे उतना बस सीखते जाइए आप लोग। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अगर एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
माना या कल्पना किया, मान लेते हैं, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम लोग यह जो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या हम लोग मान लिए तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर है क्या, p/q के, क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, p/q के। और यहाँ पे जो है लिख देंगे कि जहाँ p और q जो है क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ p और q जो है क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और ये भी ध्यान रखिए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या p और q सअभाज्य संख्या है, दो जोड़ मतलब दो संख्या है और दोनों जो है क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कि इन दोनों का महत्तम समापर तक जो है क्या है, मसप एक है। ठीक है, चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, मसप एक है या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र जो है क्या है, एक है, मात्र एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक है, तो ये जो है क्या होंगी, सअभाज्य संख्या होंगी। सअभाज्य संख्या का मतलब कि इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक है। जैसे कि 2 और 3 संख्या है ना, तो इसका जो है यह जो है सअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इनके जो है गुणनखंड में जो है मात्र एक जो है क्या होगा, मात्र एक ही जो है उभयनिष्ठ होगा। जैसे कि 1 × 2 का गुणनखंड करे तो 1 × 2 होगा, और 3 का गुणनखंड करे तो 1 × 3 होगा, तो उभयनिष्ठ कौन हो रहा है, 1। ठीक है, तो एक जो है उभयनिष्ठ है, या इसका मसा भी जो अगर निकाले महत्तम समापर तक तो एक के होगा। तो या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक कहिए, या जो है मसा पर इसका एक आए। ठीक है, तो वह संख्या जो है क्या होता है, सहअभाज्य होता है। अगर जो है इस संख्या में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए तो हम लोग कह देंगे तुरंत न कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है कि क्या एक के अतिरिक्त और ही कौन संख्या है जो उभयनिष्ठ है इसमें। ठीक है, तो अगर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इतना लिख देंगे और ये बात लिख देंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब बस आप लोग लिख दीजिएगा कि p और q जो है सहअभाज्य संख्या है। ये आपके समझाने के लिए है कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका मौसा एक आए। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सहअभाज्य संख्या का मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देंगे कि √2 बराबर है p/q के। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इस √ को हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, √ हटा के देखते हैं कि जो है क्या होता है। तो √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों लिख दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं लिखेंगे तो वो कोनो दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप डायरेक्ट वर्ग कर देंगे तब वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा लड़का है, वर्ग किया है दोनों पक्षों का। ठीक है, वर्ग करके दिखा दीजिएगा तुरंत ने, तो खाली वर्ग कर देना है। अब √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2। √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाता है, माने रूट हट जाता है। रूट संख्या का वर्ग न करने पर ना रूट हट जाता है, याद रखिएगा। जैसे √3 है, इसका वर्ग करेंगे ना तो खाली 3 हो जाएगा। √5 है, इसका वर्ग करेंगे ना तो खाली 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग संख्या से रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब p का वर्ग कर देंगे,
और फिर क्यू का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को इसके क्रॉस गुणा करा देंगे, क्यू स्क्वायर से क्रॉस गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दो को चाहे तो यहाँ इधर ला सकते हैं, तो ये जो पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को इंगित एक करता है, यहाँ हमको जो है संकेत करता है ये कि ये चीज़ इसको विभाजित करेगा, यानी कि 2 जो है क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। बस यहाँ पे यह स्टेप याद रखिएगा कि यहाँ 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर, जैसे कि क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। मैंने यहाँ अब यह अनुबात होगा कि यह इसको मैंने विभाजन में आएगा, बट्टे में आएगा, तो यानी कि यह इसको विभाजित करता है, करे या ना करे, अब इसको जो है मैंने विभाजित करता है, बट्टे में आ रहा है तो ठीक है। तो 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है क्या करेगा, पी को भी जो है विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, करेगा। ठीक है, चाहे करता है, विभाजित करता है, अगर इसको करता लिखे हैं तो इसको भी लिखिए करता है, करता है। ठीक है, करता है। तो अब यहाँ पे हमने जो है बता दिया कि 2p को विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2p को विभाजित करता है। अब देखिए, अगर दो संख्या p को विभाजित करता है तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2c, लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिख सकते हैं भाई, कहाँ लिख सकते हैं, p बराबर देखिए देखिए कह रहा है कि 2 जो है क्या करता है, p को विभाजित करता है, यह न कहा जा रहा है कि 2p को विभाजित करता है। तो अभी यूक्लिड प्रमेयिका में हम लोग क्या पढ़े थे कि यह जो है, यह संख्या इसको विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए c बेर में विभाजित कर रहा है, तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं न 2 गुणे सी, 2 गुणे सी लिख सकते हैं। अब भाई शेषफल शून्य होगा तो 2 गुणे सी बराबर p होगा, यानी कि p बराबर हम लोग 2c लिख सकते हैं, मतलब को जौन चीज़ है एक्स वाई जेड कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। मान के चलते हैं कि 2p को जो है x बेर में, चाहे c बेर में, चाहे p बेर में, p को तो नहीं लेंगे क्योंकि जो है p के अलावा कोई संख्या ले सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमने जो है खाली c ले लिया है कि c बेर में विभाजित करेगा तो 2c हो जाएगा। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि यही मान अब हम लोग को दिखाना है कि यह 2 जो है q संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस बात को जो हम यहाँ पे आया है ये वाला समीकरण, इसको जो हम लोग एक समीकरण बता देंगे, इसको जो हम लोग जो है समीकरण 2 बता देते हैं, इसको जो है समीकरण 2 बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब भाई जो है अब इसको जो है मैंने इसका एक प्रमेय भी है कि 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2p को भी विभाजित करेगा, इसको प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं, प्रमेय 1.3 से आपकी किताब में दिया है ये प्रमेय कि यदि कोई वर्ग संख्या किसी संख्या जैसे 5 जो है अगर 25 को विभाजित करता है, वर्ग संख्या 25 है न, तो क्लियर है कि इसके एगो गुणनखंडवा अगर 5 गुणे 5 है तो इसके एगो गुणनखंडवा को भी तो 5 विभाजित करेगा। ठीक है, ये होता है। तो अब हम लोग जो है p बराबर 2c लिख देंगे, समीकरण 2 हो गया। अब इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ये इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को समीकरण अब 1 में काहे लिए रख रहे हैं, अब हम लोग को दिखाना है कि q भी 2 से कटेगा। अब मैंने जब ये स्टेप करेंगे ना तो ये जो है पता चलेगा कि q भी 2 से कटेगा। ठीक है ना, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख देंगे, रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए ये वाला मनवा, तो समीकरण यही ना है 2q का स्क्वायर, 1 मिनट। ठीक है, तो 2q स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2q² बराबर p के जगह पे अब भाई मान भर देना है 2ci इसका वर्ग कर देना है, क्योंकि p का वर्ग है। तो अब 2q² बराबर यहाँ पे 2c का स्क्वायर कर देना है। अब 2q का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और c का वर्ग करेंगे तो c²। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और c का वर्ग करेंगे तो c²। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 2 से जो है चाहे तो इस 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 बेर में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं q² बराबर 2c का स्क्वायर। यह जो है अब देखिए 2c का स्क्वायर यानी कि 2 जो है इसको माने 2 को इधर ला सकते हैं, तो यानी कि q² को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि q² अब बटे में 2 बराबर कौन चीज़ c², यानी कि 2q² को विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब फिर से हम लोग लिखेंगे कि 2 जो है क्या कर रहा है, 2p² को q² को विभाजित करता है। 2 यहाँ पे q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक जगह देखे हैं कि 2 जो है p को विभाजित कर रहा है और एक जगह देख रहे हैं कि 2q को भी विभाजित कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो अब इससे जो है क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, अगर हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर 3 मान दें, 3 मान लें, तो ये समीकरण 3 और समीकरण 1 से यह पता चल रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 3 से यही पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि जो है 2 संख्या p को विभाजित कर रहा है और 2 संख्या q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि p और q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि हमने जो है कल्पना किया था कि p और q का जो है गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कल्पना के विरोधाभास हो रहा है कि हमने जो है माना था कि जो है इसके केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, जबकि हमने माना था कि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 गो है। अब यह जो है त्रुटिपूर्ण जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बस अब हम लोग यहाँ पे यह दिखा देंगे कि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, माने इसका एक का अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है। क्या कि जो हमने कल्पना किया था कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, जो इसमें आ रहा है 2, तो यही हमारे कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अतः बस लिख दीजिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आराम से आपको दो नंबर या ये 4 नंबर में पूछ सकता है, तो 4 नंबर आराम से आपको दे देगा, पक्का है। ठीक है, अब इस पे यही जो है सब कुछ यही रहेगा। अगर मान लीजिए आपको पूछ देता है कि ये √3 जो है सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय, तो जहाँ जहाँ जैसे ये √2 लिया गया है तो √3 हो जाएगा, यहाँ पे भी √3 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि 3p² को विभाजित करता है, 3p को विभाजित करेगा, फिर यह जो है p बराबर 3c लिख लीजिएगा, फिर अब यह 3 हो जाएगा, मतलब सब अंक जो है बस बदल जाएगा, बात वही रहेगा सब। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। फिर शांत और अशांत आवर्ती दशमलव हम आपको जो है कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि शांत और शांत आवर्ती दशमलव में बता ही दें। देखिए शांत और शांत दशमलव जो है पहचानना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो है भिन्न दिया हो, ठीक है, जैसे भिन्न दिया है 5/17, ठीक है, तो यह शांत होगा कि अशांत होगा, यह पता करने के लिए हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे और इसके भी गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इस दोनों के गुणनखंड करने पर काटने पीटने के बाद से यदि इसके गुणनखंड में 2 पर यम घात मिल जाए और 5 पर यन घात मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है, अन्यथा ये शांत नहीं है। जैसे देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 1 गुणे जो है क्या होगा 17 होगा, और इसका गुणनखंड करें तो खाली 1 गुणे 5 होगा। तो इन दोनों के गुणनखंड करने के बाद से काट पीट के देखेंगे तो कोई कटने वाला नहीं है, इसके गुणनखंड में 1 गुणे 17 प्राप्त हो रहा है, जबकि 2 या 5 में से कोई अंक प्राप्त होता या घात के रूप में होता तो हम लोग कह सकते थे कि यह शांत है, लेकिन यह 1 और 17 है तो यह जो है क्या होगा अशांत दशमलव है। तो इसको बता देंगे। फिलहाल में अभी सवाल इसमें बताएंगे इस चैप्टर से। इस पे ये आपको बताना है कि अंगगणितीय आधारभूत नहीं यूक्लिड प्रमेयिका पर कुछ एचसीएफ वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है, और इसका वो वैकल्पिक प्रश्न भी कराएंगे शाम को, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 ये 100% ही आएगा। इस बात को मान के चलिए, ठीक है, और विश्वास कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।